आपकी कहानी क्या है? क्यों सिस्टम से आपको भी लड़ना पड़ रहा है? एसएससी रिप्लाई नहीं करता है, दी गई डेट पर ही नहीं पहुंचता है। हमें कोर्ट से धक्के खाने को छोड़ दिया है। स्टूडेंट बार बार एक एग्जाम देता ही रहेगा। प्रॉब्लम माउस का नहीं है, प्रॉब्लम मैम सर्वर का है। ये किसकी जिम्मेदारी है कि एक फेयर एग्जाम होना चाहिए? ये जिम्मेदारी स्टूडेंट की है क्या? मैम यहाँ लोग पैसे के लिए ही जॉब नहीं पाना चाहते, लोगों के सपने होते हैं। मुखर्जी नगर में मैम सपने बेचे जाते हैं। वो 133 स्टूडेंट कौन है जो प्री की लिस्ट में नहीं है पर वो मेंस की विद हेड लिस्ट में? मतलब एडिक्विटी ऐसा क्या तूफानी कर देगी कि एक महीने में सब कुछ ठीक हो जाना है। कम से कम 200 से ज्यादा आरटीआईज डाली गई हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। अभी आंदोलन में आया, लाठी मार के भगाया। ये सपनों को बेच देते हैं जिनके पास पैसा है, और जो हम जैसे लोग जो मेहनत करते हैं वो बस मेहनत करते रह जाते हैं। बीते दिनों एसएससी रिफॉर्म्स को लेकर आपने कई आंदोलन होते देखे। ऐसे ही छोटे छोटे आंदोलन, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहे हैं कई सारे स्टूडेंट्स। इस वक्त हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं, एक रूम में मौजूद हैं जहां छात्र रहते हैं। छोटा सा रूम है, हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं। योगेश एसएससी के स्टूडेंट हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं एसएससी सीजीएल का। लेकिन वो कौन सी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो कि एक हर छात्र, हम देखें तो मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में लड़ ही रहा है, छात्र सिस्टम से लड़ रहा है। आपकी कहानी क्या है? क्यों सिस्टम से आपको भी लड़ना पड़ रहा है? मैम मेरा नाम योगेश चौहान है। जी। मैं अपने बारे में बताऊं तो ये मेरा आई थिंक 5वां अटेम्प्ट था, 2024 वाला। मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया था, तो फर्स्ट टाइम से प्री क्वालिफाई कर लिया था। पढ़ने में ठीक था, उससे ज़्यादा मैं मेहनत अच्छी कर लेता हूँ, तो उस वजह से चल रहा था सही। 2022 में मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, कुछ कारण थे जिनकी वजह से मेरी शुरुआत थोड़ी लेट हुई थी। मैं एक्चुअली एसएससी नहीं करना चाहता था, किन्हीं और चीज़ों में था मैं। पर जब पैंडेमिक आया तो मुझे लगा कि ये एक बेहतर रास्ता है एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ, तो मैंने इसकी शुरुआत की। तो क्या हुआ कि 2022 में एज ओवर होने की वजह से सेलेक्ट तो मैं हुआ, पर मैं सीट सिक्योर नहीं कर पाया, क्योंकि सीजीएल वाले स्टूडेंट ये जानते होंगे कि आप अगर 27 से प्लस हो जाते हैं तो उससे नीचे की जो 2800 पे ग्रेड वगैरह की जॉब है आप नहीं ले सकते। 23 में भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें हैं, 24 में भी हुई हैं। तो बात मैं ये बताना चाहूंगा, जो रूपरेखा है इस पूरे मुद्दे की, ये शुरुआत ऐसा नहीं है कि ये 2025 में ही गलत हो रहा है। ये 2023 से चीजें गलत होती हुई आ रही हैं। अच्छा। 2023 में मैंने एग्जाम दिया था, तब 7000 समथिंग कुछ सीटें थी। मैंने मेंस दिया था तब। तो क्या हुआ था, मेरे 301 मार्क्स थे उसमें, 308 कट ऑफ लगी थी। उसमें 6 क्वेश्चन गलत किए इन्होंने, जिसकी वजह से उसमें से मेरे 2 या 3 क्वेश्चन थे जो चेंज हो गए थे और मेरा सिलेक्शन रह गया था। वो केस शुभमपाल वर्सेस एसएससी आज भी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और पिछले 90 दिनों से सिर्फ वो एडजन होता हुआ आ रहा है। उस मुद्दे को लास्ट अपील में ये कहा गया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, इसलिए एडजन कर दिया गया। क्या है उस, क्योंकि ये भी एक बात है कि स्टूडेंट्स को कोर्ट कचहरी के धक्के क्यों खाने पड़ रहे हैं, उन्हें कोर्ट तक जाना क्यों पड़ रहा है? सीधे सीधे एसएससी या आपकी जो भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों आपकी बात नहीं सुन रही? तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, 2023 में मैंने कोर्ट के चक्कर नहीं काटे, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग थे वो केस लड़ रहे थे, वो रिलीफ आता तो हमको ये था कि हमको भी आएगा। लेकिन 2024 में बहुत गड़बड़ियां हुई। 2023 में 6 क्वेश्चन गलत थे, तो 2024 में 19 क्वेश्चन बोनस कर दिए गए, 4 क्वेश्चन ऐसे चेंज किए गए जो कि चेंज होने ही नहीं थे। अच्छा। और वो बोनस वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई एम्बिग्विटी नहीं थी उनमें। एमसीक्यू क्वेश्चन थे, फैक्ट बेस्ड थे। उनकी एसएमए की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में वो सही थे, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन डली वो गलत हो गए। ऐसे कैसे? या तो आपकी टीम इतनी काबिल नहीं है कि सही क्वेश्चन नहीं बना रही है। फिर इन्होंने ये कोर्ट में कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं, कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है। रिपोर्ट कब से कॉन्फिडेंशियल होने लगी? रिपोर्ट बनाने वाले लोग कॉन्फिडेंशियल होते हैं, रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है। ये बात उन्हें समझनी पड़ेगी। ये कोई देश की सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, ये स्टूडेंट की जॉब का मुद्दा है। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो आपने रखी इस पे बात करते हैं। 2024 में जब मेरे रॉ स्कोर 344 था,
तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 390 में से 300 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात बड़ी होती है। बात। 308 पे आप 4600 पे ग्रेड ले जाते हो। 2023 में 308 पे लगी थी और 2022 में आई थिंक 322 पे लगी थी। 344 बहुत नंबर होते हैं। जी। आप समझ जाते हो कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो गया। पर 19 क्वेश्चन जब आप 60 नंबर आपके हाथ में, तो आपके पास इतनी पावर है कि आप किसको बाहर करो और आप किसको अंदर करना चाहो। आप जिसको चाहोगे उसको बाहर करोगे, जिसको चाहोगे उसको अंदर कर सकते हो। यही अपील लेकर मैं चेयरमैन के ऑफिस पर गया था, जब मुझे और अभिनय सर और तुषार को मिलने का मौका मिला। जब हम उस ऑफिस में बैठे थे ना, मेरी उम्मीद बस ये थी कि शायद चेयरमैन को इन चीजों के बारे में नहीं पता है। गोपाल कृष्णन जी जो चेयरमैन है, उनको ये बारे में नहीं पता ये होगा कब की शायद। आप बात कर रहे हैं, कब मुलाकात हुई 2024 थी आपकी? ये अप्रैल 1 की बात है, 1 अप्रैल की शायद इसी साल की। तो मुझे लगा शायद इनको इस चीज के बारे में नहीं पता है, ये हमारी मदद करेंगे। साइड में भी 2 ऑफिसर्स थे जो एग्जाम से रिलेटेड थे, वो भी बैठे थे। लिटरली उनकी स्माइल कुछ ऐसी थी, स्मर्क की स्माइल, कि वो हमारी प्रॉब्लम्स पे जैसे हंस रहे हो। मैं मुंह नीचे करके मैं अपनी बात करता हूँ, वो ऐसा हतोत्साहित कर देता है, मैं फिर नीचे मुंह करके बैठ जाता हूँ। फिर जब अभिनय सर बोलते हैं, मैं लिटरली इस पोजीशन में था कि मैं वहां रो दूं। वहां मैंने चेयरमैन सर को जैसे ही मैं अपनी बात रखने गया, तो उन्होंने खुद अब सामने से कहा, ये लोग, ये जो टीम है, ये ऐसे कैसे कर सकती है कि ये क्वेश्चन है, ये तो पीआईबी का डाटा, ये तो एकदम करेक्ट है, फिर भी इसको ऐसे कैसे गलत कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये मेरी बात जानते हैं और इसको ठीक करेंगे। मैंने कहा सर हाँ ये गलत है, आप इसे ठीक कीजिए। कह रहे हम नहीं कर सकते, या तो इसको आप डीओपीटी डिपार्टमेंट कर सकता है, डीओपीटी से ठीक हो सकता है, या आप कोर्ट जाइए। तो मेरा पहला ये उनसे काउंटर था कि सर हमारे पास इतने पैसे होते कि हम कोर्ट में धक्के खा लें, तो हम इस जॉब की तैयारी ही क्यों करते। और आप ये मान लीजिए, जब आपको पता है गलतियां ही हैं, तो आप क्यों फिर हमको काउंटर करते हैं, फिर आप क्यों लटकाते हैं। आज भी केसेस में ऐसा हो रहा है, 3 केस तो जिनमें डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हूँ, मतलब मैं तो खैर एक ही केस में इन्वॉल्व हूँ, पर 3 की जानकारियां हैं मुझे, जिनमें एसएससी रिप्लाई ही नहीं करता है, दी गई डेट पर ही नहीं पहुंचता है, और वो फिर आगे बढ़ जाता है। क्या ये सभी केसेस सवालों से ही जुड़े हैं कि कोई कोई कॉन्टेंशियस सवाल है? जैसे एक सवालों से जुड़ा मुद्दा है, एक मुद्दा 180 प्लस की कैप इन्होंने ब्रीच की थी, उससे रिलेटेड है। 180 में से 187 नंबर आ रहे हैं, किसी बाहर वालों को बताएंगे ना तो वो हंसेंगे। और जबकि देखो, एक इसके छोटा सा मैं आपसे खुद ही जान लेता हूँ, ये जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं खुद पूछ लेता हूँ। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिख रखा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए टोटल मार्क्स में से 30% होना चाहिए। तो आप 180 को बेस मान रहे हैं, जिनको परसेंटेज आती है, तभी तो उसका 30% निकालेंगे, उसको शिफ्ट थोड़ी कर देंगे आप। फिर 180 की कैप ब्रीच कैसे हो सकती है? मतलब 100% में से 110% नंबर आ जाते हैं क्या? ये बात, ये तो बेसिक मैथ है, ये तो हम भी जानते हैं। और इनका कोई क्लॉज नहीं है कि नहीं हाँ ब्रीच हो सकती है, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि 180 की कैप ब्रीच हो सकती है। एक मुद्दा है 800 प्लस स्टूडेंट का, इन्होंने डाटा जो है, इन्होंने खुद बोला था कि जो ओवर एज थे, जो जेएसओ के लिए सिर्फ क्वालिफाई थे, उनको मौका मिला सारे एग्जाम के लिए पेपर देने का, प्री के बाद मीन्स में सारी पोस्ट 4600 के लिए। और जिनका रिजल्ट भी मेरे ख्याल से कैलकुलेट हुआ है, अगर वो डाटा ही निकाल दे तो काफी सारे बच्चे और अंदर आ जाएं। पर इन्होंने फिर भी हमें कोर्ट से धक्के खाने को छोड़ दिया है। अब स्टूडेंट ये सोचता है कि चलो कोर्ट से कुछ अच्छा आएगा, कैट से कुछ अच्छा आएगा। अप्रैल से आज अगस्त आ गया और 2023 वाले वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। इवन हाई कोर्ट का एक क्वेश्चन पर चेंज करने पर उनका रिवाइज रिजल्ट का ऑर्डर आया था, तो उन्होंने माना ही नहीं है एसएससी ने। एक और चीज है मैम, आज के मुद्दे की बात करते हैं हम, रिफॉर्म्स की। ये स्लिप ना हो जाए, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। आप कभी भी इंटरव्यू करेंगे चेयरमैन का, सिर्फ एक बात करते हैं वो, एक तो सीडैक कि सीडैक ले आए हैं हम, ये ले आए। अगर ऐसा हो रहा है तो रिमोट एक्सेस क्यों हो रहा है? जब आपने इतनी चीजें ठीक कर दी हैं तो रिमोट एक्सेस कैसे हो पा रहा है? प्रॉब्लम माउस का नहीं है, प्रॉब्लम मैम सर्वर का है। माउस का प्रॉब्लम, एक साथ कई सेंटर पे माउस खराब नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब किसी सर्वर को बाहर से एक्सेस करने की कोशिश की जाती है तो उस सर्वर को वो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, वो स्लो हो जाता है या वो ब्लैकआउट हो जाएगा, तब ये चीजें होती हैं।
यानी आपका सिस्टम आज भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं कि शांतनु कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था, आई थिंक 2017 का ये केस है, उसको कोट करते हुए ये कहते हैं, उन्होंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वेश्चन बनाने वाली कमेटियां या जो कंपनियां हैं वो ये अलग अलग होनी चाहिए, ये कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की। ये आई थिंक 2019 में शायद ये डायरेक्शन आई थी, मैं थोड़ा करेक्ट नहीं हूँ, मतलब 2019 होगी या 18 होगी, कंफर्म नहीं हूँ मैं, पर तब आई थी। मतलब इनको तब से 6 या 8 साल लगे इसको फॉलो करने के लिए। इस बीच में 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का एग्जाम हुआ, तब इन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट क्यों नहीं की? इस बीच ये क्या कर रहे थे? इतना स्लो था क्या इनका सिस्टम कि उस चीज को इम्प्लीमेंट, वो डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको 5 से 8 साल लग गए? इस बीच ये क्या कर रहे थे? मैं मानता हूँ कि सरकारी काम बहुत स्लो होता है, पर इतना भी क्या स्लो होना कि एक सिस्टम को लाने के लिए 6-7 साल लग रहे हैं। अब मतलब ये समझ सकते हैं आप, वो कहते हैं कि टीदिंग प्रॉब्लम है, ये तो शुरुआती नया वेंडर है, शुरुआती समस्याएं हैं। इस शुरुआती समस्याओं की वजह से काफी सारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उनको क्या आंसर दोगे आप? कहते हैं कि हमने 59,000 बच्चों को मौका दिया है कि दोबारा से वो एग्जाम देंगे। आप श्योर हो एकदम कि वो 59,000 वही बच्चे हैं जिनको जो शिकार हुए हैं? काफी सारे स्टूडेंट मेरे जानने में मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी पर मुझे मौका नहीं मिला है, और एक कह रहा है कि मेरा तो अच्छा खासा पेपर चला गया था लेकिन फिर से मेरा एडमिट कार्ड आ गया, मुझे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। ये किसकी वजह से? मतलब स्टूडेंट बार बार एक एग्जाम देता ही रहेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है कि एक फेयर एग्जाम होना चाहिए? ये जिम्मेदारी स्टूडेंट की है क्या? तो बुनियादी बात जो आपकी मुझे समझ में आई, एग्जाम फेयर होना चाहिए, जी आपको पारदर्शिता पर ही सवाल है। जी और हम देख रहे हैं जो एसएससी का आंदोलन चल रहा है उसमें भी ये बात मुख्य तौर पर की जा रही है कि फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, कम से कम जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं वो इस भरोसे के साथ बैठ रहे हैं कि सब कुछ मेरिट पर हो रहा है, सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है। लेकिन सवाल है, आपने ये भी कहा कि कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो जाता है सर्वर, उसे अगर समझाएं आप कि कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड है सर्वर। कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसे कि सर्वर का प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, इसके आधार पर मैं एक आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा सबसे ही। आपके घर में एक छोटा सा शादी का फंक्शन होता है, तो आप उसकी बुकिंग भी साल भर पहले करते हैं ताकि आपको टाइम से सब सहूलियत हो जाए, केटरिंग की सारी सुविधाएं पाने के लिए आप समय से बुकिंग करते हैं। आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम करा रहे हैं और आप अभी ये जो सीजीएल का जो पोस्टपोन किया है वो 12 अगस्त को, 13 अगस्त से शुरू होना था, उसको पोस्टपोन करके 9 सितंबर का फर्स्ट वीक किया गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि एक महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक हो जाएगा? सारे सिस्टम चेंज कर दिए जाएंगे? मतलब एडिक्विटी ऐसा क्या तूफानी कर देगी कि एक महीने में सब कुछ ठीक हो जाना है? और जो ये कहते हैं कि क्वेश्चन बनाने वाली कंपनी अलग है, पहले तो खुद बोलते हैं कि एआई से क्वेश्चन आएगा, इनके लोग ही बोलते हैं कि एआई से क्वेश्चन आएगा, फिर उसको चेंज करके कहते हैं नहीं एसएमई बनाती है उस क्वेश्चन को। तो एक मेरे काफी जानकार हैं जो बायजूस में है, उन्होंने मुझे बताया कि एक पूल बनाया जाता है क्वेश्चन का, और वो मैन्युअली तैयार होता है, रो क्वेश्चन बनता है, फिर उसकी टैगिंग होती है, पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें कंप्यूटर को नहीं पता कि वो मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है या साइंस का क्वेश्चन है। वो उसको बताना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, उसका डिफिकल्टी लेवल सेट किया जाता है। अब जब क्वेश्चन अगर कोई गलत हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, तो पूरा बैंक पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर आपको पूरे बैंक को एक एक क्वेश्चन करके उसको चेक करना पड़ता है, मैन्युअली चेक करना होता है इन चीजों को, एआई से चेक नहीं होती है ये चीजें। तो आप एक महीने में सारे क्वेश्चन ठीक कर देंगे? जो काम साल भर में नहीं हो पाया या जो काम आपसे 7 साल में नहीं हो पा रहा, वो आप एक महीने में कर देंगे? या तो सरकार बहुत तेज काम करने लगे कि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये अजूबा। और दूसरी चीज मैं 24 की बात करूं, 24 में भी बहुत डिस्क्रिपेंसी है, हमारे पास लिमिटेड डाटा है, फिर भी हमारी बहुत सारी फाइंडिंग्स रही। जैसे हमने प्री के भी रिजल्ट से चेक किया, अभिनय सर के डाटा से भी चेक किया, सब चेक किया। 133 स्टूडेंट का, मैं तो कहता हूँ देखो मैं गलत हूँ, पर मेरे मन में डाउट है कि वो मेरी टीम, हम जैसे स्टूडेंट है, टीम नहीं है हमारी कोई,
हम इन चीजों पे काम करते हैं क्योंकि हम केस में लगे हैं, तो हम ये चीजें फाइंड आउट करते रहते हैं। वो 133 स्टूडेंट कौन है जो प्री की लिस्ट में नहीं है पर वो मेंस की विदहेल्ड लिस्ट में, जिन्होंने मेंस दिया है। ये किस साल के एग्जाम की ये बात हो रही है? 2024 की बात कर रहा हूँ। 24 के सीजीएल की जी प्री की आप बात कर रहे जी। हैं कि कितने स्टूडेंट्स? 133 133 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ऐसे रोल नंबर हैं जिन्होंने प्री एग्जाम नहीं दिया है पर वो मेंस की विदहेल्ड लिस्ट में है। यानी प्री की क्वालिफाइंग लिस्ट में कहीं जिक्र नहीं है, ना विदहेल्ड में, ना किसी लिस्ट में, ना अभिनय सर की लिस्ट में। हमने वेरीफाई कर लिया सब। या तो कोई और लिस्ट है तो लेकर आए, हमको गलत कर दें। मैं तो कह रहा हूँ आप डाटा दो, ये कोई डाटा ही नहीं देता है। कम से कम 200 से ज्यादा आरटीआईज डाली गई हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है लिटरली। एक भी आप ना जो रिप्रेजेंटेशन डालते हैं बच्चे, ना उनका डाटा देते हैं, ना आप एसएमई रिपोर्ट जारी करते हैं, ना आपने कैसे कैसे चेंज किए हैं, ना कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन किस सेंटर से हुआ या कैसे किस स्टूडेंट का किस शिफ्ट से हुआ। मैम एक आइडिया के अनुसार मैं आपको बता दूं, 2 शिफ्ट में मेंस हुआ था 18 और 20 की, 18 जनवरी और 20 जनवरी। लगभग 80% स्टूडेंट का सिलेक्शन 18 जनवरी से हुआ और 20 वाली शिफ्ट का मैं सिर्फ 20% लोग हैं जो सेलेक्ट हुए। लगभग मैं अप्रोक्सीमेट करके बता रहा हूँ। मतलब कि 20 वाले स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन किस लिए होता है कि सबको एक बेस पे लाया जाए। और पेपर, मैं आपको बता दूं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं था कि 18 में इतना डिफिकल्टी लेवल था और ऐसे था डिफिकल्टी लेवल 20 में, दोनों लगभग इस पे थे। मैं मानता हूँ 18 वाला थोड़ा सा टफ था, वो ऐसे रहा होगा तो 20 वाला ऐसे रहा होगा, ऐसे अंतर नहीं था जो कि आपने 18 से इतना ज्यादा सिलेक्शन हो गया है। मतलब साफ साफ दिखाई देता है कि मतलब एक शिफ्ट को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की वजह से फायदा हुआ है और मेरा 20 में था तो हमें फायदा नहीं हुआ। हमें 344 लाकर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे 122 लोग तो वो हैं जो एक पिटीशन में हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैसेज भी आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है केस लड़ने को, वो बस इसी उम्मीद में कि कोई नहीं इस बार का हमारे साथ हो गया, हम 2025 में आपने एग्जाम कहा देंगे। कि 344 लाकर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जी 390 में से 390 में से मैं, क्या मायना है? अगर आप दर्शकों को बताएं कि 390 में से 344 अंक पर आपको, आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? 390 में से अगर कोई स्टूडेंट 344 स्कोर करता है और तरीके से चीजें चलती, सब चीजें ढंग सही तरीके से होती, तो टॉप पोस्ट जो होती है ना एमईए डिपार्टमेंट, वो मिलता मुझे। एक जो कैलकुलेट होता है आजकल आप सब जानते हो कि स्टूडेंट क्या करता है कि आंसर की आती है तो खुद कैलकुलेट नहीं करता है नंबर। एक पर्टिकुलर कंपनियां होती हैं उसमें आप अपनी आंसर की डालिए, आपके नंबर कैलकुलेट होके आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा डाटा उन कंपनीज के पास चला जाता है। उन कंपनी के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 1,50,000 बच्चे में से उनके पास 1,10,000 बच्चों का डाटा था, उसमें मैं रैंक 96 कर रहा था, 96 रैंक थी मेरी। चलो मैं मानता हूँ कि और बच्चों का डाटा आएगा तो मैं खिसकूंगा, कितना खिसक के आ सकता था, 1,000 में तो रहता ना मैं, तब भी मुझे एक प्रतिष्ठित जॉब मिल जाती, एक प्रतिष्ठित पोस्ट मिल जाती। मैं जहां डिजर्व करता था कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो टॉप नॉच डिपार्टमेंट होता है सीजीएल का, वहां मुझे कुछ भी नहीं मिला है। किसकी कमी की वजह से? इन्होंने क्या किया है वही तो मैंने आपको बताया कि जो 295 का डाटा है, ये मैं जमीनी तौर पे बात कर रहा हूँ या डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, एक स्टूडेंट के 298 थे शायद, और उसको मिला है आई थिंक दिल्ली में एक डिपार्टमेंट मिला है, सीएसओ डिपार्टमेंट मिला है शायद उसे, जिसकी कट ऑफ 353 मार्क्स थी। तो उसको कितने मार्क्स बढ़े? लगभग उसको 55 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ। मैंने जब 2 शीट्स को, एक 2 डेटा को, जो लिमिटेड डेटा है, हमने वेरीफाई किया, तो उस लिस्ट के आधार पर जो डेल्टा था, मतलब जो डिफरेंस है, बच्चों को ऑन एन एवरेज 30 से लेके 40 मार्क का इंक्रीमेंट हुआ है और मुझे मात्र 3 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, 30 ईयर मेरी एज हो गई है, मैं बस अब जेएसओ के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ, मतलब जेएसओ का ही एग्जाम दे सकता हूँ, मैं कोई और एग्जाम नहीं दे सकता। सीजीएल वाला भी अब जो आने वाला है वो आप नहीं दे सकते? मैं सिर्फ जेएसओ के लिए दे सकता हूँ। सिर्फ जेएसओ। और मैम इन्होंने एक और चीज बोली थी इंटरव्यू में, इन्होंने इंटरव्यू में बोला
कि खुद माना है कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी क्वेश्चंस में, हमने करोड़ों की पेनल्टी लगाई है। वो करोड़ों रुपया क्या हमारी जेब में आया है स्टूडेंट की, या हमारी जॉब्स को हम्म। सुरक्षित करने के लिए उस पर कोई काम किया गया है? ये तो बढ़िया स्कीम है ना। गड़बड़ियां आपके एंड से होंगी और पेनल्टीज भी आप ही रखेंगे, हम्म। वो भी आपके बैंक में जाने वाला है। अच्छा योगेश, लेकिन परिवार वाले क्या कहते हैं? उनकी नजर में तो आपको पढ़ने भेजा, आप तो खैर दिल्ली से ही हैं, जी। दिल्ली के भजनपुरा से हैं। पढ़ने भेजा, लेकिन पढ़ने के लिए आप ही जाहिर तौर पर मुखर्जी नगर की ओर रुख करते होंगे या ओल्ड जी। राजेंद्र नगर का रुख करते होंगे। वो क्या सोचते हैं जब वो बाहर से देखते हैं कि बच्चों को पढ़ने भेजा था, लगा था 1-2 साल में सब कुछ हो जाएगा, पोस्ट भी मिल जाएगी, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन जब नहीं होता तो फिर परिवार वाले क्या सोचते हैं? मैम, मेरे पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें थी मेरे से। जैसे होता है ना कि हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसको लोग सोचते हैं कि हाँ, ये कुछ कर सकता है, मतलब है इसमें काबिलियत। मेरा छोटा भाई है, वो अभी हैदराबाद है, डाटा एनालिस्ट है, वो वहाँ काम कर रहा है और वो रोजगार पा रहा है और मैं नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तो वैसे मेरे फैमिली वाले नहीं समझते हैं ऐसा, पर मुझे अंदर से बहुत फील होती है ये चीज़। जब मैम घर की बात करता हूँ मैं, वो लोग ये सोचते थे कि ये जिस कंपटीशन की तैयारी करेगा, ये मेहनत बहुत करता है, ये कर ले जाएगा। मैं घर से निकल कर आता था मैम, सुबह ही सुबह आ जाता था मैं 6:30-7 बजे मैं लाइब्रेरी में आके बैठ जाता था। यहाँ पर मुखर्जी नगर वर्धमान मॉल में लाइब्रेरी थी, यहाँ बैठ जाता था। कई बार ऐसा हुआ है कि मैम मैं रात को भी नहीं गया हूँ, मैं सुबह गया हूँ। मैं फिर नहा धो के थोड़ा नींद लेकर फिर मैं, जिस दिन मैं रात को रुका हूँ, फिर मैं 12-1 बजे फिर वापस आ गया हूँ कि मुझे अपना कुछ करना है। मैम, यहाँ लोग पैसे के लिए जॉब नहीं पाना चाहते, लोगों के सपने होते हैं। मुखर्जी नगर में मैम सपने बेचे जाते हैं, पैसे के लिए कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारे लोग पैसे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति को ठीक करना भी एक ज़रूरत है मैम, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना होता है। ये लोग सपने बेचते हैं। ये जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ जो कमीशन बना रखे हैं, लोग बच्चों को सपने दिखाते हैं और फिर ये सपनों को बेच देते हैं जिनके पास पैसा है। और जो हम जैसे लोग जो मेहनत करते हैं, वो बस मेहनत करते रह जाते हैं। ये एक ऐसी विशियस साइकिल है जिसमें स्टूडेंट फंसा हुआ है। वो इस साल मेहनत करता है, जैसे कि मैंने सोचा 19 में मैंने सोचा कि मेरा प्री क्वालीफाई हो गया, मेंस हो गया, तो अगले साल मैं अच्छा परफॉर्म करके मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। और वो फिर फंस जाता है, वो फिर मेहनत करता है, फिर ऐसा स्कोर करता है, फिर उसके साथ मतलब मैम लूटा जा रहा है और फिर उसको अगले साल के लिए धकेल दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज जो स्टूडेंट तैयारी करने वाला है वो इतना होपलेस हो गया है मैम। मेरा थोड़ा-सा मैं पढ़ाना भी मैंने शुरू किया है यूट्यूब पर। मैम, तो थोड़े बहुत स्टूडेंट भी जुड़ते हैं। मैम, इतना बुरा लगता है, कई बार वो ऐसे कमेंट करते हैं, मैं क्या ही उनको आंसर करूँ। एक स्टूडेंट है, एक केस में भी है और वो 2025 की तैयारी कर रहा है, नाम नहीं बताऊँगा मैं, लक्ष्मी नगर में रहता है। तो मेरे पास मैसेज आया कि ऐसे-ऐसे वो बच्चा बहुत परेशान है, मैंने उसको कॉल किया। कह रहा भाई मैं 29 साल का हूँ, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है 2025 का, 24 में मैं केस में लगा हूँ, अकेला रहता हूँ। घर वालों ने आर्थिक रूप से बिल्कुल वो परेशान हो चुके हैं, मेरे को पैसे माँगने में शर्म आती है। उसका रिश्ता हुआ था 2024 के एग्ज़ाम के आधार पर, अच्छा गया था तो उसका रिश्ता तय हो गया। वो टूटने की कगार पे है। कह रहा भाई मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। मैंने कहा भाई ये ज़िंदगी नहीं है, कोई नहीं, बस थोड़ा टाइम अभी निकाल ले, इस चीज़ से थोड़ा-सा बाहर आ जा, चीज़ें ठीक होंगी आगे चलकर, पता चलेगा कि ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी। पर मैम कभी-कभी लगता है कि शायद मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, मैं ही एक झूठी होप दे रहा हूँ। मैं जबकि रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है। मैं रात-रात भर ये सोचता हूँ कि क्या होगा, आगे क्या होगा? अपने बारे में सोचता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। पर मैम उन लोगों को पता नहीं कैसे बेशर्म लोग हैं, सो भी कैसे पाते हैं, मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी वो ये कह देते हैं बड़े आराम से, कुछ नहीं है, सब ठीक है, हमारा ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, सब ठीक हो जाएगा। हँस देते हैं कैमरा पे आके। मैंने कहा आपको हँसी भी कैसे आ रही है? जब आप देखते हैं कि स्टूडेंट अभी आंदोलन में आया, लाठी मार के भगाया, ये कह दिया कि अरे बच्चे परेशान होंगे या सांप बिच्छू काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो बच्चे जाके रोड पे सो रहे हैं, आनंद विहार बस स्टैंड पर सो रहे हैं। वहाँ मतलब वो बहुत सेफ है, वहाँ लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो सेफ है वहाँ पर, खुले में। जबकि यहाँ टीचर भी साथ थे, सब साथ थे, एक चारों तरफ से उनको सिक्योरिटी भी थी। वहाँ सेफ थे या वहाँ सेफ है? जहाँ पर आप बस स्टैंड का एरिया आप सब जानते हो कि आस-पास
बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व घूमते हैं जो इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे लूट लूं या कैसे क्या कर दूं मैं। अंत में मैं योगेश आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आपने कहा कि हम होपलेस हो चुके हैं, जब होपलेस हो जाते हैं उम्मीद रहती है कि सरकार कुछ करेगी, हमारी बात सुनेगी, जैसे कि एसएससी रिफॉर्म्स को लेकर भी आंदोलन चल रहा है। आपका सरकार से सीधा कहना क्या है? मेरा मैम सरकार से जो भी सुन रहे हैं, जिन तक ये बात पहुंच रही है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत है। आप जानते हैं, सब जानते हैं, इसमें कोई पर्दा नहीं है। स्टूडेंट आपसे क्या माँग रख रहा है? आपसे ये कह रहा है कि आप हमारे सीट्स बढ़ा दीजिए या हमें बंगलो दीजिए या हमें बाहर किसी बड़े-बड़े कंपनीज़ में आप जॉब दीजिए या हमको इतनी अच्छी पोस्ट पर ले जाकर हमको बिठा दीजिए। बेसिक पोस्ट के लिए, बेसिक नौकरी के लिए एक फेयर एग्जामिनेशन की डिमांड है कि आप जो एग्जाम लो उसमें एक सही बैठने की स्थिति, मतलब एक अच्छी चेयर मिल जाए, अच्छा सिस्टम मिल जाए और एक थोड़ा हवादार कमरा मिल जाए कि जिससे थोड़ा सफोकेशन ना हो। क्योंकि जब मैम एग्जाम देते हैं ना तो एंजाइटी लेवल इतना हाई होता है कि आप ऑलरेडी एसी में आपको पसीना आता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, सफोकेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ब्लैंक हो जाते हो कई बार। तो आपसे बेसिक एमिनिटीज की डिमांड कर रहे हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं कि एक बेहतर व्यवस्था हमको प्रोवाइड की जाए, फेयर एग्जामिनेशन हो। हमने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप हमको लग्जरी 5 स्टार होटल में बिठा के हमारा एग्जाम लीजिए या हमारे घर पर हमारा एग्जाम लीजिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की तो बात कर रहे हैं। एक वेंडर जो लगातार गलतियां कर रहा है, जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, ये कोई आलू सब्जी थोड़ी है कि आपने उसका बार्गेन किया, जो सस्ता देगा उससे हम ले लेंगे, जो महंगा लगा रहा है हम उससे नहीं लेंगे। ये बच्चे के फ्यूचर की बात है। जब वो लगातार गलतियां करता आ रहा है, फिर उसको आप क्यों वापस से टेंडर दे रहे हैं? अभी जस्ट जिनका दोबारा से एग्जाम होने वाला है ना, रिशेड्यूल हुआ है 29 को जो एग्जाम है, एडमिट कार्ड पे जो स्टेटस आया है वो आया है दिल्ली का। एडमिट कार्ड खोला है, उस पे सिटी जो है वो है जयपुर, वापस से किसी का दिल्ली है तो अंदर मेरठ है। एग्जाम सेंटर है पंजाब का, उस पे कोड है दिल्ली का पिन कोड। तो ठीक है, चीज तो ठीक अभी भी नहीं हुई है। अब उनके साथ क्या है? आप जस्टिफाई कर सकते हो आप इन चीजों को, तो मैं तो कहता हूँ आप जस्टिफाई कीजिए। जैसा हमने शुरू में कहा कि बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हैं जो हर छात्र अलग अलग लेवल पर, आप मुखर्जी नगर निकल जाइए, ओआरएन निकल जाइए, आपको दिखाई देगा कि हर छात्र कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं और छात्रों से लगातार बात करने का भी पर्पस, एम यही है कि बात जो है वो दूर तक जाए, बात पहुंचे और छात्रों की समस्याओं का निवारण भी हो, सिर्फ कागजी बात ना रह जाए। आपका इस बातचीत पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।